अब हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं सिंधु घाटी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमेशा एग्जाम में आते हैं। और ये किताब मेनली जो है जीएस की है और इसमें पीसीएस लेवल के अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो हमेशा एग्जाम्स में आते हैं, तो ध्यान से पढ़िए। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास फैली हुई है, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ये एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी क्योंकि यहाँ कांस्य का सर्वप्रथम और सर्वाधिक उपयोग देखने को मिलता है। और इसकी मान्य तिथि की बात की जाए तो ये 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। और ये इसका निर्धारण कैसे हुआ? ये कार्बन C14 मतलब कार्बन 14 जो कि कार्बन का अपरूप है, इसके द्वारा पुरानी वस्तुओं का जो है आयु निर्धारण होता है। उसी विधि का प्रयोग करके सिंधु घाटी सभ्यता का भी आयु निर्धारित किया गया है। अब इसके विस्तार की बात की जाए तो इसका विस्तार उत्तरी दिशा में मांडा में पाया जाता है। मांडा जो कि जम्मू में पड़ता है और ये चिनाब नदी के तट पर स्थित है। दक्षिण में ये महाराष्ट्र तैमाबाद गोदावरी नदी के तट पर स्थित आलमगीरपुर मेरठ ये पूर्वी दिशा का सबसे पूर्वी दिशा का जो है क्षेत्र है जहाँ सिंधु घाटी के अवशेष मिले हैं। ये हिंद नदी के तट पर स्थित है आलमगीरपुर। और पश्चिमी हिस्सा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का कागमेडोर जो कि पाकिस्तान में दास्क नदी के तट पर स्थित है। इसी तरह जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल की बात करते हैं तो ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसी न किसी स्थल के बारे में कुछ न कुछ जरूर पूछ लेता है। कम से कम हमें इनके अवस्थिति कि भारत में है पाकिस्तान में और खोजकर्ता कौन था और क्या विशेष प्राप्त हुआ, इतना तो जरूर याद रखना चाहिए। तो सबसे पहले हड़प्पा देखते हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारंभिक खुदाई जो है हड़प्पा में हुई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में ही जानते हैं। तो ये जो है मांटगोमरी जिला पाकिस्तान रावी नदी के तट पर स्थित है। इस तट पर रावी नदी और इसके उत्खननकर्ता का नाम दयानाथ साहनी था और इसकी खुदाई हुई थी 1921 में। और यहाँ से हमें जो विशेष प्राप्त हुआ है जिसको याद रखने की जरूरत है वो विशाल अन्नागार R37 समाधान और नृत्य मुद्रा में खंडित धड़, मतलब कि एक नृत्य मुद्रा करता हुआ एक चित्र है और वो टूटा हुआ। और आयताकार मोहर मतलब जो मोहरें इस्तेमाल की जाती थी उनका आकार कैसा होता था? आयताकार होता था और उस पर चित्र बने होते थे, जिसमें से एक चित्र प्राप्त हुआ जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दर्शाया गया है। और उसके बाद मोहनजोदड़ो की बात की जाती है। मोहनजोदड़ो स्थल और हड़प्पा स्थल, इन दोनों स्थलों को पिगट महोदय ने सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है और ये स्टेटमेंट पूछा भी जाता है एग्जाम में। इसके बाद सिंधु घाटी और ये जो स्थल है मोहनजोदड़ो, ये सिंधु घाटी के दाएं तट पर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। कहाँ है ये स्थल? लरकाना जिला पाकिस्तान में। और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। और इसके उत्खननकर्ता का नाम राखालदास बनर्जी है और 1922 में इसका उत्खनन हुआ, ये खोज हुआ। यहाँ से विशाल स्नानागार विशाल अन्नागार प्राप्त हुए हैं। नर्तकी की वो नर्तकी की कांस्य मूर्ति जो कि बहुत ही फेमस है वो मिली हुई है। और एक मुद्रा पर पद्मासन में एक योगी की मूर्ति मिली हुई है। इसके 3 मुख हैं, एक योगी की जो है चित्र मिला हुआ है। ये जो है इसे शिव का जो है प्रारंभिक रूप माना जाता है क्योंकि उस समय इन्हें शिव के रूप में तो मानते नहीं थे, लेकिन इसे जो है वर्तमान समय में शिव का ही प्रारंभिक रूप मानते हैं। तभी भारत की सभ्यता और संस्कृति को जो है निरंतर माना जा रहा है कि ये हमेशा आदिकाल से अभी तक उसी तरह चलती आ रही है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि कौन से अन्य स्थल महत्वपूर्ण हैं। वो इस प्रकार है। लोथल गुजरात भोगवा नदी के तट पर है और अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। ये जो है इसके खोजकर्ता RS राव हैं। 1955 में इसके खोज हुआ था और यहाँ से 3 युगों समाधि मतलब एक साथ 3 शव दफनाए गए। उसके बाद डॉकयार्ड, यहाँ जहाँ नाव रुकती है उसे डॉकयार्ड गोदीबाड़ा कहते हैं।
ठीक है, या इसको कहते हैं इसको वो कहते डॉकिया गोडीवाड़ा कहते हैं। साथ में इसे जो है यहाँ से मन के बनाने कारखाने प्राप्त हुए। और हाथी दांत का पैमाना, पैमाना मतलब किसी चीज को मापने के लिए जो बनाया जाए, यूज किया जाता है, वो पैमाना कहलाता है। तो हाथी दांत का बना हुआ ऐसा हमें जो है पैमाना मिलता है। धौलावीरा ये भी गुजरात में ही पड़ता है। ये कच्छ के रण में स्थित है गुजरात में। यहाँ आर.एस. बिष्ट द्वारा खुदाई करवाई गई थी 1990-91 में, और इसकी जो खोज हुई थी वो 1967-68 में हुई थी जेपी जोशी जी द्वारा। और यहाँ पर उन्नत जल प्रबंधन है, ये अपने उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो है पत्थरों के जलकुंड मिलते हैं, पत्थरों से बने हुए जलकुंड मिलते हैं। और साथ ही यहाँ 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिलता है, 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिलता है। अब कालीबंगा ये राजस्थान है। कालीबंगा ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ये बीबी लाल और पी.के. थापड़ द्वारा जो है इसका खुदाई करवाया गया। उसके बाद जो इसकी खोज हुई थी वो 1961 में हुई थी। यहाँ से कालीबंगा से खासकर हम सभी जानते हैं कि यहाँ कालीबंगा मतलब काली मिट्टी की चूड़ियाँ, ठीक है। अब यहाँ से कच्ची ईंट के भवन मिले हैं, जुते हुए खेत का साक्ष्य, ये भी कई बार पूछा जाता है। यहाँ भूकंप आने के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो प्रायः सभी घरों में जो है कुएं देखने को मिलते हैं। तो ये जो है कालीबंगा की महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। इसी तरह हम देखते हैं राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। और ये घग्गर नदी और सरस्वती नदी, जिसे पहले सरस्वती नदी कहते थे, ये यहाँ स्थित है हिसार जिले में। यहाँ की खुदाई जो है सूरजभान ने द्वारा करवाया गया, और समय के बारे में स्पष्ट नहीं, इसलिए उसे नहीं दिया गया है। भारत में स्थित सबसे बड़ा जो है सैंधव घाटी सभ्यता का स्थल है। जैसे पाकिस्तान में जो पुरानी स्थल खुदाई हुई थी वो पाकिस्तान में चले गए, तो जो भारत में जब भी पूछता है तो वो राखीगढ़ी है। और सबसे ज्यादा खुदाई कहाँ हुई भारत की आज़ादी के बाद, तो वो गुजरात राज्य में हुई है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की स्थलों की खुदाई हुई है। फिर बनावली की बात करते हैं, ये भी हरियाणा में स्थित है, हरियाणा फतेहाबाद जिला। और यहाँ इसके खोजकर्ता आर.एस. बिष्ट थे, और यहाँ इसकी खोज जो है 73-74 में हुई थी। पक्की मिट्टी के बने हल यहाँ से प्राप्त हुए हैं। पक्की मिट्टी के बने हल की जो है एक मॉडल या उसका एक छोटा रूप यहाँ प्राप्त होता है। अब रोपण ये पंजाब में स्थित है। ये सतलज नदी पंजाब के किनारे जो है सतलज नदी के तट पर स्थित है। और ये यज्ञदत्त शर्मा इसकी खोज करते थे, और 1953-56 में इसकी जो है खोज हुई थी। और यहाँ मनुष्य के साथ पालतू पशु के दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। तो यहाँ जो विशेषता है वो मनुष्य के साथ जो है पालतू पशु को दफनाया जाता था। और ये जो है रोपड़ पंजाब में स्थित स्थल की विशेषता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर पहुँचते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो जो है वैदिक काल से संबंधित है। और इस बुक की विशेषता ही यही है कि आपको कम से कम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कम से कम जगह में एकदम क्रिस्प तरीके से दिया गया है। और ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें एक भी लाइन आप छोड़ नहीं सकते हैं। चलिए ठीक है, अगली क्लास में हम वैदिक काल का पूरा अच्छे से अध्ययन करेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ समझते चलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।